नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर हम आपके सामने लास्ट संडे की मॉक सॉल्यूशन के साथ जो सीरीज अपनी ताबड़तोड़ हर संडे चल रही है आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, तो आप सभी ने लास्ट मॉक दिया होगा और लास्ट मॉक के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि एक अच्छा शानदार मॉक की प्रैक्टिस एवरी संडे आपके साथ कराई जा रही है और आप लोग मिलकर उसको बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं, आप उनके जवाब देते हैं और बहुत सारी चीज़ें गिले शिकवे में रह जाती हैं। तो इस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से, इस एनालिसिस के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास हर संडे कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो आपने लास्ट संडे मॉक दिया होगा, मॉक नंबर 140 आईबीपीएस पीओ का मॉक, जिसमें पॉइंट, रीजनिंग और इंग्लिश तीन क्वेश्चंस आए थे, तीन सेक्शन आए हुए थे। तीन सेक्शन में लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के क्वांट के रहे होंगे, 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के 40 मार्क्स के रहे होंगे और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क के रहे होंगे, यानी ईच सेक्शंस 20 मिनट 60 मिनट का पेपर। तो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे क्वांट का पेपर। आइए हम आपको बताते हैं कि इन पेपर में जो क्वेश्चंस अच्छे थे, जो क्वेश्चंस डिस्कस करने लायक हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट डीआई, वो हम आपको हर संडे बताते रहते हैं। और उसी क्रम में आज फिर आपके साथ, सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये स्टार्टिंग में इसमें अप्रोक्सीमेशन दी गई थी 5, जो कि अप्रोक्सीमेशन कितने नंबर की थी, आधे आधे नंबर के अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यह भी आधे आधे नंबर की थी। इसमें लिखा हुआ है कि यू विल अवॉइडेड 0.5 फॉर ईच करेक्ट आंसर। प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको आधे नंबर दिए जाएंगे। तो आधे आधे नंबर के ये 5 5 10 सवाल हो गए। बाकी के क्वेश्चंस एक एक नंबर के थे। तो 10 तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। आपके हाथ में पेपर हो तो आप पेपर लेके बैठा करें, तो आपको समझना बड़ा ही आसान होगा। ये पेपर आपके सामने रहा होगा और 10 क्वेश्चन के बाद आपने देखा होगा कि 11वें नंबर पर ये एज का सवाल आपके सामने दिख रहा है। एज का क्वेश्चन है ये, जो कि बहुत ही आसान। तो ये आप लगाएंगे, ये मैं नहीं लगा रहा। हर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके तरफ के लिए हमें बताता हूँ, तो जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से अर्थमेटिक की शुरुआत। 12 नंबर क्वेश्चन देखो। हाँ, इसको मिलके सॉल्व करते हैं, समझते हैं इसमें क्या खास था, क्या नया था। लिखा है, रश्मि एंड राहुल इन्वेस्टेड 6,000 एंड 8,000 इन अ बिजनेस फॉर 6 months एंड 8 months रेस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप का सवाल है, आपने पढ़ा होगा। रश्मि और राहुल दो लोग हैं, ठीक है। रश्मि और राहुल, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 6,000 रुपये और 8,000 रुपये की ये दो इन्वेस्टमेंट किए हैं। टाइम पीरियड दे रखा है 6 month और 8 month। तो इनका टाइम पीरियड है 6 month और इसका टाइम पीरियड है 8 month। आपको पता है कि कैपिटल इनटू टाइम से क्या बनता है, प्रॉफिट। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 और ये हो जाएगा 64। हो जाएगा, दो तीनों जीरो से तीनों जीरो रेशियो पे कट जाएंगे। आप चाहें तो इसको और काट के छोटा कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। 18 कर लो, 32 कर लो, और मन करे तो और काट लो, 9 कर लो और इसको 16 कर। ठीक है, 9 और 16 ये प्रॉफिट का, इनके कैपिटल के प्रॉफिट का रेशियो बन गया। फिर इन्होंने कहा कि राहुल बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, राहुल जो है वो एक वर्किंग पार्टनर है और उसको टोटल प्रॉफिट कितना है, 36,000। 36,000 का 23/4% प्रॉफिट उसको देना है, क्योंकि वो एक वर्किंग पार्टनर है या फिर एक्टिव पार्टनर है, उतना हिस्सा वो लेगा। तो टोटल प्रॉफिट 36,000 रुपये अगर टोटल प्रॉफिट है, तो 36,000 का 23/4% जब करोगे तो प्रतिशत लगाने से 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 जीरो ये काट लो, 4 से काटोगे 4 9 36, ये मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो रहा है, ये 0 9 3 27, 9 दूना 18, 2 20। ये जो आ रहा है 2,070 रुपये, ये प्रॉफिट हो रहा है। और इस ये आपको राहुल को देना ही देना है, क्योंकि वो एक एक्टिव पार्टनर है, इतना उसके राइट्स बनते हैं, तो ये आपको देना है। अब उसके बाद उसने लिखा है कि आफ्टर दिस रेस्ट प्रॉफिट वॉज
डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज प्रॉफिट ऑफ रोहित। देखो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि बेटा देखो ये लाइन लिखी हो या ना लिखी हो, प्रॉफिट देने के बाद भी जो प्रॉफिट बचता है ना, उस प्रॉफिट को हमेशा उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, तो रेस्ट प्रॉफिट अब 36,000 है, 36,000 में से 20,070 रुपए तो देने ही देने हैं, तो बचेगा कितना, 10 में से 7 3 9, ठीक, 5 में से 3 और ये 3, दो हो जाएगा 3, ये रेस्ट प्रॉफिट बचा। और इस रेस्ट प्रॉफिट को हमें इनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटना होगा। ठीक है, और प्लस ये जो पैसा आपको है ये राहुल को देना है, क्योंकि राहुल एक वर्किंग पार्टनर है, ये इतने उसके राइट्स बनते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो अब इसको जब बांटोगे और प्रॉफिट बताना किसका है, रोहित का, सॉरी राहुल का बताना है, राहुल का प्रॉफिट बताना है, तो ये रहा राहुल का प्रॉफिट 33,930 इंटू 16/16 और 9 हो जाएगा 25। ठीक है, ये जो प्रॉफिट आप बांट रहे हो ये तो आप उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट रहे हो, समझा आपने बात को। ये जो प्रॉफिट हम बांट रहे हैं ये तो उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट रहे हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21,715.2, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 21,715.2 ये आ जाएगा। और राहुल चूंकि एक्टिव पार्टनर था तो यह भी उसको देना है, और ये हम इसमें जोड़ देंगे तो टोटल प्रॉफिट यहां से बन जाएगा। देखो टोटल प्रॉफिट यहां से बना लो राहुल का 20,70.0, तो ये हो जाएगा कितना, देखो जरा सॉल्व करने के बाद 0.2 5 7 और 1 8 7 3 2 23,785.20 आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। बी ऑप्शन दे रखा है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जब भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कोई भी लिखा हो कि फलाने व्यक्ति एक वर्किंग पार्टनर है या एक्टिव पार्टनर है, तो उनका हिस्सा उनको दे दिया जाता है, जो प्रॉफिट बचता है वो उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अदर पार्टनर में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल वाला पैसा और उसके हिस्से वाला पैसा दोनों जोड़ दोगे तो आपके पास ये टोटल आंसर बन जाए। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखो। 13 नंबर क्वेश्चन है, कमल सेविंग X% ऑफ हर मंथली इनकम। कमल जो है वो X% सेविंग करता है मंथली इनकम का। व्हेन मंथली इनकम एक्सपेंडिचर इज, monthly expenditure increased by 20% and monthly income increased by 26%, then monthly saving increased by 60%, तो find the value of x। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्यारे से सवाल को एलिगेशन से लगाइए। एलिगेशन मेथड से आप लगाएंगे तो बड़ा ही आसान होता है ये सवाल। एग्जाम का सोल्यूशन इसका यही है कि इसको एलिगेशन से लगाना। एलिगेशन मेथड से कैसे लगाना है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग तीन चीजें होती हैं। हमेशा मीन वैल्यू किसको बनाते हैं, इनकम पर, इनकम को बनाते हैं, बिकॉज आमदनी पर ही किसी व्यक्ति का डिपेंड करता है खर्चा और बचत। अगर इनकम को मीन वैल्यू बनाओ, एक्सपेंडिचर और सेविंग को चीपर डियरर की जगह पे कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूं। मैंने कहा इनकम हम बीच में रखेंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर यहां रख लो और सेविंग यहां रख लो, कोई जरूरी नहीं, आप इनको पलट के भी लिख सकते थे। ठीक, उसने बोला कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 20%, तो अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 20%, तो जब इंक्रीज हो रहा है ना तो प्लस लगा के लिखो, अगर डिक्रीज हो तो माइनस लगा के लिखना। आप अपनी फाउंडेशन की कॉपी उठाना, हमने इस तरीके के क्वेश्चन आपको करा रखे, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग को एलिगेशन मेथड पे, आप देखिएगा आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, कह रहा है कि इनकम बढ़ती है 20%, तो नहीं, एक्सपेंडिचर बढ़ता है 20%, तो मंथली इनकम इंक्रीज होती है 26%, तो यहां हमने रखा 26%, जिसकी वजह से वो ये कह रहा है कि उसकी मंथली सेविंग इंक्रीज करती है 60%, तो ये हमने रख दिया यहाँ 60%।
अब जब मैं इसमें एलिगेशन लगाऊंगा तो जरा देखो होगा क्या। ये कितना हो जाएगा भैया, ये 26 है, ये 60 है, तो 4 इधर 30 और 20 उधर हो जाएगा 30, तो 30 और 4 हो जाएगा 34, 34। और इसमें से ये घटाओगे डी माइनस एम, एम माइनस सी करते हैं, 24 और 26 ये हो जाएगा 6। जरा देखना ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 17 और 3। ठीक, क्या आया ये आया एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 17 और 3 है तो आप भी कह सकते हो कि सर अगर सेविंग 3 यूनिट है, एक्सपेंडिचर 17 यूनिट है, तो इनकम कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगी इनकम। भाई अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 17 और 3 है, कोई 3 यूनिट जीवन में बचत करता है, 17 यूनिट खर्च करता है, इसका मतलब वो कमाता कितना है, 20 यूनिट, 17 और 3 20। ठीक है, तो जो बचत है 3, वो 20 का कितने परसेंट है। आप कहोगे सर 20 25 100 और 5 तिहाई 15, 15%। ये आ गई क्या, सेविंग। और यही बात उसने बोला था क्वेश्चन की पहली लाइन में कि कमल सेव X% ऑफ हिज मंथली इनकम, अपनी आमदनी का X% बचत करता है। X% की वैल्यू कितनी आ गई, 15%। X% 15% हुआ तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 एलिगेशन से लगाने का बेस्ट अप्रोच थी इसको। एलिगेशन से लगाते ये बिल्कुल भी नहीं उलझता, आराम से लग गया। ये देखिए एलिगेशन से लगाते ज्यादा से ज्यादा 20-25 सेकंड में बड़े प्यार से ये सवाल लग जाता। ठीक है, चल आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग ध्यान से। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पिक्चर कह रहा है आपसे कि द एवरेज स्कोर ऑफ 6 बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज इन अ मैच इज 46। अगर 6 बैट्समैन का जो एवरेज रन है 46 है, तो हम अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल रन मिल जाएगा, 6 6 के 36 और 6 चौके 24 और 3 हो जाएगा 27। ये हमारे पास 6 बैट्समैन के टोटल रन आ गए। आगे कह रहा है कि 7th बैट्समैन इंक्लूड, जब एक 7वां बैट्समैन इंक्लूड होता है, ठीक है, 7वां बैट्समैन इंक्लूड होता है तो एवरेज 50 हो जाता है। यानी 7 लोगों का औसत अगर 50 है तो कुल रन कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, 350। अगर मैं 350 में से 276 को घटाया जाए, समझ रहे, तो 74 आएगा। ये किसका रन आएगा, वो जो 7th वाला बैट्समैन, एक जो बैट्समैन जुड़ा था ना, जो एक बैट्समैन बढ़ा है, क्योंकि 6 का एवरेज तो पता था, अब एक जो उसमें बढ़ा है उसका ये रन आ जाएगा, कितना, 74 रन आ जाएगा। ठीक, कह रहा है कि इफ द बैट्समैन कम एंड स्कोर 8th बैट्समैन कम एंड 34 रन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ 6 एंड 8। कह रहे जो 8वां बैट्समैन आता है वो 34 रन बनाता है। समझने वाली बात ये है कि 7 बैट्समैन तक का जो रन है वो कितना है, 350। ठीक है, तो जो 8वां बैट्समैन आएगा, 8वां बैट्समैन आएगा जब, और वो जब 34 रन बनाएगा, तो कुल रनों की संख्या 350 प्लस 34 कितनी हो जाएगी, 384 हो जाएगी टोटल रनों की संख्या। समझ गए बात को, टोटल रनों की संख्या हो जाएगी। हमें बताना है किसका रेशियो, एवरेज स्कोर 6 का और किसका, 8 का। तो 8 बैट्समैन का अगर ये टोटल रन है तो एवरेज इनका कितना होगा, एवरेज इनका कितना होगा, क्या करना पड़ेगा, 384 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32 और 8 बटाई 64, 48 हो जाएगा। क्या, ये पिक्चर हो जाएगी 48। क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 6 बैट्समैन और 8 बैट्समैन के एवरेज स्कोर का रेशियो। 6 बैट्समैन ये हैं और इनका एवरेज स्कोर कितना है, 46। तो 46
एट्स बैट्समैन का टोटल रन ये था और टोटल एवरेज ये है 48, तो ये हो गया 48। बस इन दोनों का हमें क्या बना लेना है, रेशियो बना लेना है। बस इसको काट लीजिए, काम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दो के पहाड़े से ही कट रहा है और तो कोई पहाड़ा दिख नहीं रहा है। 23 और 24, 23 और 24, ये इस सवाल का रेशियो बन जाएगा। कैलकुलेटिव था, केवल कैलकुलेशन करनी थी, दिमाग का यूज कर लेना था, आराम से लग गया। ठीक हो गई बात। चलो आ गया क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 नंबर क्वेश्चन में, टू ट्रेन लेंथ 100 मीटर एंड 140 मीटर रिस्पेक्टिवली रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक। दो रेलगाड़ी जब भी पैरेलल ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं या सेम डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों की रिलेटिव स्पीड को ऐड कर देते हैं और डायरेक्शन अगर सेम होती है तो रिलेटिव स्पीड को माइनस कर देते हैं। कह रहा है इफ दे स्पीड 29 किलोमीटर पर आवर एंड 43 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द टाइम टू क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, बस इतनी सी बात वो पूछ रहा है। कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, और अगर हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की ट्रेन की लेंथ का सम, यानी 100 मीटर प्लस 140 मीटर। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का क्या होगा पिक्चर, भाई जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 29 और 43, 9 3 12, 4 2 6 और 1 7, यानी 72। दिस इज मल्टीप्लाई बाई 5/18 बिकॉज चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड। 18 चौक के 72, 4 बार में, तो ये ऊपर दिख रहा होगा आपको 240, और 18 चौक के 72 ये 4 बार में कैंसिल हुआ, 5 चौक के 20। ठीक है, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, 12 सेकंड में पार करेंगी। 12 सेकंड इस सवाल का बेहतरीन जवाब। देखिए मैं आपको बताऊं, मॉक आप जरूर देते हैं, मॉक देते समय क्वेश्चन का चयन करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन करने आएगा। जैसे हमने सबसे पहले लगाया था कौन सा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। समझदारी क्या थी, मॉक देते टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, बात की बात नहीं है। एनालिसिस में तो सारे सवाल लगाए जाते हैं, मॉक के समय क्या था, जैसे ही हमने उसको उठाया 23/4 किया और वो कैलकुलेशन की ट्रैक पे जा रहा था, तो समझदारी ये थी कि उसको छोड़ के आगे के दो सवाल बनाए जाए। इसके पीछे वाला भी सवाल इजी था, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन। अब अगर आप क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना बीच बीच में कहीं, जो एक एक दो दो चार चार नंबर देने में मुझे बड़ा मदद करते हैं, वो छूट जाते हैं एग्जाम। समझ रहे हैं बात को। तो सिलेक्शन बेटा तभी होगा जब क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा। जब तक आप क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं सीखेंगे पर गड़बड़ हो जाती है सीन। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था, जिसका जवाब 12 सेकंड बड़े प्यार से आया। 16 से 20 में पिक्चर क्या है, प्यारी प्यारी सी डीआई छपी हुई है। इस डीआई में क्या है जरा देखना एक बार ध्यान से सब लोग। प्यारी सी ये डीआई बड़ी शानदार, और मैं बार बार कहता हूँ कि डीआई करने के लिए पहले डीआई की इंस्ट्रक्शन को पढ़ा करिए। इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो डीआई आसान होगी। लिखा है कि द लाइन ग्राफ, अब ध्यान रखना ये लाइन ग्राफ नहीं था, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये बार ग्राफ। ठीक है, कह रहा है द बार ग्राफ गिवन शो द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम दो तरीके की, कोन एंड कप। अब मुंह में पानी आ गया होगा इसीलिए नहीं लगी होगी ये डीआई, खाने के चक्कर में पड़ गए होगे तो फंस गई होगी। खाना नहीं था यार, इसको लगाना था, समझ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम, कोन एंड कप, दो प्रकार की आइसक्रीम है, कोन और कप, सोल्ड बाई 5 डिफरेंट शॉप, दैट इज ABCDE ऑन मंडे। ध्यान रखिएगा कि जो पिक्चर आपके सामने दर्शाई गई है ये मंडे की है। एंड आल्सो गिवन द रेशियो, आल्सो गिवन द रेशियो देख, ये प्यारी प्यारी सी डीआई क्या लिखा है, आल्सो गिवन द रेशियो द नंबर ऑफ कोन एंड कप आइसक्रीम सोल्ड बाई
दीज 5 डिफरेंट शॉप ऑन मंडे। तो दो बातें समझ में आई कि टोटल नंबर ऑफ सोल्ड दे रखा है और कोन और कप जो सोल्ड हुए हैं उनका रेशियो दे रखा है। लेकिन समझना ये है, इस ग्राफ में डीआई को मैं आपको समझाता हूं, बड़ी प्यारी सी डीआई है, देखो दिख रहा होगा सबको। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो दिया है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इन 1000। ठीक, ये वाला बार ग्राफ बताएगा आपको कि जो आइसक्रीम बेची गई है, आइसक्रीम सोल्ड दिया है, आइसक्रीम का मतलब कप एंड कोन दोनों मिलाकर, कोन और कप दोनों आइसक्रीम मिलाकर कितनी बेची गई है, वो ये बार ग्राफ बता रहा है। ये जो ब्लू कलर से आपको बार ग्राफ दिख रहा है ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ कोन एंड कप आइसक्रीम सोल्ड का रेशियो बता रहा है। तो दो ग्राफ हमारे पास है, मैं इसको आपको तोड़ के दिखाता हूं समझा कर कि इसको समझना कैसा था। देखो मैं टेबल एक छोटी सी बना देता हूं, है ना, आप समझ जाएंगे बड़े आराम से। मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूं जिससे समझाना आपको आसान होगा। बट ये टेबल इस तरीके की आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए बी सी डी और ई, ठीक है। मैं एक कॉलम इसका बना दूं सोल्ड का, ये सोल्ड बना लेते हैं, टोटल आइसक्रीम सोल्ड। और रेशियो किसका दिया है, कोन से कप का दिया है रेशियो, तो कोन पहले लिखेंगे और कप बाद में लिखेंगे। ये रेशियो दे रखा है सोल्ड का। अब मैं इसको फिल करके दिखाता हूं, समझना मेरी बात। सबसे पहले ये ए है दुकान, और ए दुकान की पिक्चर ये दिख रही है, ये 0.8 पर है ना, ये 0.8। मैंने क्या बोला, इसमें 1000 लिखा हुआ है। 1000 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो पॉइंट एक डिजिट पे होने से एक जीरो जाने से ये कितना आएगा, 800 आएगा। यानी कप और कोन दोनों आइसक्रीम मिलाकर कितनी बेची गई हैं, 800 बेची गई हैं दुकान ए के द्वारा। ये ध्यान रखिए, ठीक। जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर समझना। ये देखो दुकान बी की पिक्चर ये है कि 0.9 पर है ये पूरा पूरा, है ना। तो 0.9 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्ड का डेटा कितना आएगा, 900। यानी ये बेची गई है कितनी, 900, 900 ये। सी का, सी देखो कहाँ है, बीच में है, ये 4 है, ये 4 की लाइन है, ये 5 की लाइन है, तो दोनों के बीच में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, दोनों के बीच में। तो ये 4 है, ये 5 है, मतलब ये 400 हुआ और ये 500 हुआ, तो बीच का आधा कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। डी में देखो, डी में ये इस वाली लाइन पर है और ये वाली लाइन कहां से आ रही है, 5 से। 0.5 का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 500 कह सकते हो। ई को देखो, ई यहां पर है बीच में दिख रहा होगा। नीचे वाली लाइन कितनी है, ये वाली लाइन 700 बनेगी, ये वाली लाइन 800 बनेगी, तो बीच वाली लाइन कितनी बन जाएगी भैया, 750 बन जाएगी। तो ये हो जाएगी 750। ये तो है टोटल सोल्ड का डेटा, ठीक हो गई बात। अब ये टोटल सोल्ड के साथ कप और कोल्ड पे देखो जरा। अब जरा देखो इसकी बात, कप और कोन का जो रेशियो है वो देखो, समझना। देखो अब मैं इसको समझाता हूं आपको। जो दूसरा है ये रेशियो दे रखा है, जैसे दुकान ए की बात करें तो ये लिखा हुआ है 0.6 और यहां कह रहा था कि ये रेशियो में दिया हुआ है, पहले कोन है फिर कप है। तो 0.6 का मतलब ये हुआ, 0.6 का मतलब ये हुआ कि 6/10 आप कह सकते हैं, 6/10 कह सकते हैं। तो आप 3 बटा क्या बोलेंगे, 5, 3/5 बोलेंगे। 0.6 को एक तरीके से और समझ सकते हैं आप, 60% कह सकते हैं, समझ रहे हैं। 60% अगर कह सकते हैं तो 60% का मतलब 3/5, और पहले कौन है बाद में कप है, तो ये रेशियो जो बनेगा ये 3 और 5 का रेशियो बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब जरा देखो इसको, देखो आप इसको देखो, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर देखो।
इसकी पिक्चर क्या है, बी का देखो, बी में ये 0.2 है, 0.2 मतलब 0.2 का मतलब ये हुआ कि 2/10, 2/10 का मतलब 1/5, 2/10 मतलब 1/5, 20% जिसको आप समझ सकते हैं अपनी आसान भाषा में, तो 1:5 हो जाएगा। पहले कौन बाद में कप रखना है। अब सी के पास आ जाओ, सी के पास आओ, देखो ये 4 है और ये 5 है, ये 40%, ये 50%, 40% और 50%, तो बीच में करना है, समझ रहे मेरी बात को। कौन और कप, नहीं सॉरी, ब्लू है ना, ब्लू वाला यहां है, गड़बड़ ही हो जाता अभी तक। देखो यहां पे ये ब्लू, अब ये किस पर है 0.8, 0.8 का मतलब 80%, या 8/10 करोगे, 8/10 करोगे तो भी क्या बोलोगे आप, 4/5 बोलोगे। 4/5 का मतलब ये 4:5 हो गया। ठीक, डी को समझते हैं, ब्लू कलर का उठाना है। डी यहां देखो, ये और ये 20%, ये 30%, तो बीच में क्या आता है 20% और 30%, मतलब बीच में दिख रहा है, यानी 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब ये 1, तो ये 4, दैट्स इट। ई को समझो, ई क्या है भैया यहाँ 50%, 50% का मतलब 0.5, और 0.5 का मतलब हो गया 50%, 50% मतलब 1 और 2 हो गया। तो ये पूरी डीआई थी जो ऐसे हमें समझ के रखनी थी। फिर मैं याद दिलाऊं, मैं आपको समझाने के लिए ये टेबल बना के दिखाया हूं, इसको एग्जाम के टाइम में नहीं बनाना, टाइम वेस्ट होगा ना। आपको ऐसे ही ग्राफ पे समझना है कि ये दिया क्या है। क्लियर हो गई बात। अब देखो मैं इसके क्वेश्चन लगा के आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। देख क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप पहले, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इफ अनदर शॉप एक्स है कोई, अपने पास शॉप तो केवल ए से ई तक है। कह रहा है कोई अनदर शॉप है एक्स, उसके टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड 18% मोर देन शॉप ए से 18% ज्यादा है। ए में कितने हैं 800, 800 से 18% ज्यादा, 18 अठरियम 144, 800 में जोड़ दो 944, ये टोटल आइसक्रीम हो गए किसके, जो शॉप है एक्स उसके, ये टोटल आइसक्रीम हो। कह रहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कोन आइसक्रीम शॉप बाई ए और एक्स 3 और 5। देख कोन आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम दुकान ए और दुकान एक्स का जो रेशियो है ये 3 और 5 है। आपको पता है ए दुकान का कोन निकालना है, रेशियो तोड़ना भी बहुत आसान है इसमें। ए दुकान का अगर आपको कोन निकालना है तो 5 3 8 यूनिट की वैल्यू 800 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 100 होगी, तो कोन कितना हो जाएगा 3 यूनिट की वैल्यू 300 होगी। यानी 3 यूनिट अगर 300 होगी तो 5 यूनिट कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। कौन सी आइसक्रीम है, कोन की बात कर रहा है, किसकी, एक्स की। तो उसने कहा बताइए डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कप आइसक्रीम सोल्ड बाई एक्स एंड नंबर ऑफ कोन आइसक्रीम सोल्ड बाई सी। कप आइसक्रीम, ये एक्स दुकान की टोटल आइसक्रीम थी 944, 944 टोटल है, 500 उसमें से कप है, 500 को माइनस करिए आप, 444 क्या हो जाएंगी, ये कोन आइसक्रीम है तो ये क्या आ जाएंगी कप आइसक्रीम आ जाएंगी एक्स की। तो उसने बोला था डिफरेंस बताओ एक्स की कप, ये तो निकल गया। अब सी की कोन बताना है, अब सी की कोन बताना है भैया, सी तो डेटा में है अपने पास, सी की कोन ये रहा, यहां से निकालेंगे 5 4 9, 9 यूनिट 450, 1 यूनिट 50, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा 200। तो सी की कप चाहिए आपको, कप आइसक्रीम कितनी हो जा रही है 1 यूनिट 50, तो 4 यूनिट 200, 200 ये। और एक्स की कप, एक्स की कप कितनी है, कप ही बतानी थी ना, नहीं माफ करना, देखिए आप कोन, ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं गड़बड़ हो जाता है। अभी कोन बतानी है, सी की कोन उठानी थी, तो 5 4 9, 9 यूनिट 450, 1 यूनिट 50, तो 4 यूनिट हो जाएगा 200, यानी ये कप नहीं है बल्कि कोन है। ठीक है, ये
कौन है, हाँ चलो, सी की कौन, कौन हो गई। और एक्स की कब बतानी है, तो 444, डिफरेंस बताना था, डिफरेंस निकाल लो। यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 244 आ जाएगा डिफरेंस, 240। प्यारी सी डी आई, मतलब कैलकुलेटिव आप कह सकते हैं, बट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग डी आई है, कौन कब। और ध्यान रखिएगा डीआईवाई के केस में ऐसे वर्ड्स बड़ा मतलब सिमिलर ही उठाए जाते हैं, ताकि ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही थी ना, कौन का कप में, कप का कौन में, सेकंड फ्लोर का थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का सेकंड फ्लोर, फर्स्ट स्टैंड टू सेकंड स्टैंड, सेकंड स्टैंड टू थर्ड स्टैंड, ऐसे करके वर्ड्स चलते ही रहते हैं। तो ये जब वर्ड्स पे बेट से डीआई दिखे तो बड़ा ध्यान दिया जाता है, नहीं तो गड़बड़ इसमें का डेटा उसमें हो जाता है। ठीक है, तो 244 इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 17, और मैं लगा दूं ताकि आपको मदद मिले लगाने में। चलो क्वेश्चन नंबर 17, डेटा हम यहीं लगाते हैं क्योंकि डेटा हमें चाहिए ही चाहिए ना। देख क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कप आइसक्रीम सोल्ड बाई सी, सी की कप, सी की कप एंड द नंबर ऑफ कप आइसक्रीम सोल्ड बाई डी टुगेदर। कप आइसक्रीम चाहिए हमें किसकी, दुकान सी और दुकान डी की, टुगेदर बोला है। सी दुकान की अगर कप हमें चाहिए 9 यूनिट 450, 1 यूनिट 50, तो ये कितनी हो जाएगी, 250। ठीक, डी की चाहिए 3 यूनिट, 3 यूनिट 750, 1 यूनिट हो जाएगा 250। कब चाहिए, तो 25 दूनी 50, 500 हो जाएगी, यानी टुगेदर कितनी हो गई, 5 2 7, 750। इसके साथ कह रहा था कि नंबर ऑफ कोन आइसक्रीम सोल्ड बाई ए, ए की कोन उठानी है, 8 3 300। ठीक है, कोन आइसक्रीम किसकी, ए की, और ए की कोन निकालोगे 5 3 8, 8 800 के बराबर, 100 के बराबर, कोन निकालोगे तो 300 के बराबर। ठीक है, डिफरेंस बताना है इन दोनों का, और डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 450, 450 के बीच का डिफरेंस। ऑप्शन क्या होगा इसका, ई हो जाएगा ऑप्शन। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे, 350, 5 2 7, नहीं एक मिनट रुक जाओ, कप आइसक्रीम कहाँ है भैया, कप आइसक्रीम सोल्ड बाई सी, सी की कप चाहिए, सी की कप हमने निकाला तो ये हो जाएगा 5 4 9, 1 यूनिट 50, 50 होने से ये 250 हो जाएगा। डी की कप चाहिए था, डी की भी कप चाहिए, नंबर ऑफ कप आइसक्रीम सोल्ड बाई डी टुगेदर, तो डी की कप यानी 3 यूनिट 750, 1 यूनिट 25, तो 2 यूनिट 25 दूनी 50, 500, 2 यूनिट 50, 3 75, 1 25। ठीक है, तो 2 हो जाएगा 500, 500, राइट। ठीक, और दूसरे वाले कितने हो जाएंगी, 250 और 500, 2 यूनिट 1 यूनिट, 1 और 2। ठीक है, ठीक ना। चल अब इसके बाद देखो 750, चल एक और लगा दे, क्वेश्चन नंबर 18 देख, 18 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ द नंबर ऑफ कोन एंड कप आइसक्रीम सोल्ड बाई ई ऑन ट्यूसडे, बात देखो कहाँ की चल रही है, ट्यूसडे की। ये जो डेटा है पता है कब का है, ये हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन में शुरू में पढ़ा था। ये जो डेटा है ये मंडे का है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा डेटा मंडे का है, और अब ये कह रहा है ट्यूसडे, तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि ये मंडे का है और हमसे कह रहा है वो ट्यूसडे। कह रहा है कि जो ट्यूसडे में दुकान ई है उसके जो कोन है वो 25 ज्यादा है, और कब जो है वो 75 कम है, दैट ऑन मंडे, मंडे वाले से। अब समझना, हम पहले मंडे तो निकालें, पहले मंडे तो निकाला जाए। मंडे कौन सी दुकान, ई दुकान, ई दुकान में ये रही ई की दुकान, ई की दुकान में
कोण और कप, तो कोण कितने होंगे और कप कितने होंगे, पहले तो हम ये निकाल लें। 1 और 2 मिला के 3 यूनिट 750, 1 यूनिट 25, 1 यूनिट 25 होने से ये होगा 250, ठीक है। और कप कितनी हो जाएंगी इसकी, 250 दूना 500। वो कह रहा है कि ये तो मंडे का हिसाब है, लेकिन जो ट्यूसडे का हिसाब है वो कोण को बता रहा था कि कोण 25 ज्यादा है और 75 कम है कप। तो 25 इसको ज्यादा कर लो, 25 इसको ज्यादा कर लो, कितनी हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी 250। और 75 इसको कम कर लो, ठीक, तो 400 कितनी हो जाएगी, 25, 425। ये पिक्चर कब की है, ये है ट्यूसडे की, ये पिक्चर ट्यूसडे की है। तो कह रहा है आपसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कप एंड कोन। देखो उलट दिया, पहले कोन और कप दिया था, बाद में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कप एंड कोन दिया है, उलट दिया है। कह रहा है आइसक्रीम सोल्ड बाय ई ऑन ट्यूसडे। तो उलट कर पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है रेशियो कप के साथ कोन का रेशियो पूछ रहा है, उलट दिया, ठीक है। तो हम भी उलट देते हैं, 425 इसको ले लो और इसके साथ ले लो ये 250, ठीक है, ये 250 ले लो, 5 से काट लो इसको, 5/40, 5×5 = 25, 5×5 = 25 और कट जाएगा 17×5 = 85, 17:10, 17:10 ऑप्शन में होगा तो अपना सही जवाब होगा, ठीक है। 17 और 10 नहीं है, नन ऑफ दीज इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। समझ गए, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है एक बार देखा जाए। 75 कम करेंगे तो 425, कप और कोन, कप और कोन को चेंज कर दिया जाए, 11×25, 11×5 = 55, 25 ज्यादा, अच्छा ओके, ये देखो गड़बड़ हुआ, यहां सही कर लेंगे ना, ये 25 ज्यादा कर लो, 25 ज्यादा करेंगे तो 275 और ये 25 कम करेंगे तो 425, उल्टा ही हो गया था यार। आओ देखो, कब पहले कोन बाद में चेंज करेंगे तो कप होगा 425 और कोन हो जाएगा 275, ठीक है। कप से कोन ही बताना था, कप से कोन बताना था ना, ठीक है। 425, 275 जरा काट ले इसको, तो 5/40, ठीक है, 5×5 = 25, 5×5 = 25 हो जाएगा और 5×5 = 25, अब बिल्कुल सही आ गया। एक जगह पलट जाता है तो ध्यान से देख लेना, कई बार ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। 17:11 हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाता अभी तक, ठीक। 17:11 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ भी नहीं है ऐसा, 19 20 आप लगाइएगा, 3 सवाल मैंने बता दिए, 2 आपको लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने बताए, 2 आप लगाइएगा, ऐसे इस DI को लगाने थी। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, A take a loan 1500 from a bank at the rate of 10% simple interest for 3 years and lend to B at the rate of 15% for the same time period. So find the overall profit of A in whole transaction. समझो, A ने क्या किया है, A ने 1500 रुपए का लोन लिया है, कितने साल के लिए लिया है, 3 साल की सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, ठीक है, और 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है। ए ने क्या किया कि यही 1500 रुपए, यही 1500 रुपए ए ने उठाकर दे दिए बी को, ए ने उठा के बी को दे दिए 1500 रुपए, लेकिन जो बी को उसने दिया वो दिया तो 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट पर ही, लेकिन उसने क्या किया, 15%
पर एनम के हिसाब से दे दिया। तो कह रहा है बताओ ए को होने वाला प्रॉफिट। आपको सिर्फ इतना सोचना था कि 1500 रुपए पर वो कितना कमाएगा। देखो खुद के लिए 10% पर लिया था और जिसको दिया उसको 15% पे दिया, यानी हर साल 5% ज्यादा पर दिया है। एवरी ईयर 5% ज्यादा पर दे रखा है वो सेम पैसा। कितने साल के लिए दे रखा है? 3 साल के लिए। हर साल अगर उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो 3 साल में प्रॉफिट कितना होगा? 15% होगा। किस पर होगा? 1500 पर होगा। तो सिंपली 1500 का 15% बस निकाल लेना था। 2 जीरो कटने के बाद 15 225 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 225 रुपए इस सवाल का जवाब हो जाएगा। जैसे खुद के लिए वो लिया 10% पर, ठीक है, 3 साल के लिए। सामने वाले व्यक्ति को उसने 15% पर दिया 3 साल के लिए, तो हर साल 5% प्रॉफिट हो रहा है एक को। ठीक, 3 साल में कितना प्रॉफिट होगा? 15% का प्रॉफिट होगा। तो 15% का केवल कमा पाएगा वो, बाकी तो उसको देना ही देना है। तो 1500 का 15% निकाल लेंगे, 2225 हो जाएगा। खेल आसान हो जाएगी। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 नंबर क्वेश्चन देखो। A mixture contain a milk or water 7:8. If 10 liter of water and 5 liter of milk is added in the mixture, then ratio of water and milk become 3:2. कह रहा है एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का रेशियो, जिसमें 7:8 का तो रेशियो ऑलरेडी गिवन। फिर कह रहा है कि 10 लीटर ऑफ वाटर एंड 15 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड। क्या कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं 10 लीटर, तो 10 लीटर वाटर ऐड कर दीजिए, वाटर में ऐड कर दीजिए, और 5 लीटर मिल्क ऐड करना है, मिल्क में ऐड कर दीजिए। तो जो नया रेशियो बनेगा वो वाटर से मिल्क दिया है, उलट दिया है ना, आप इसको उलट लो क्योंकि मिल्क और वाटर था पहले। तो वाटर से मिल्क का रेशियो 3:2 है, मिल्क से वाटर का रेशियो 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 2 और 3 हो जाएगा बस। अब ये टेक्निक हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, वैसे ही लगाइए। सीधा इसका इससे मल्टीप्लाई करिए 21, इससे इसका कर लीजिए 8 दूना 16, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंस हो जाएगा 5। इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए 15, ये हो जाएगा। इससे इसमें करिए, बता रखा है ये अप्रोच 50 बार आपको सिखा रखी है, ये 20 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। तो ये 5 यूनिट किसके बराबर है? 5 लीटर के बराबर हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर के बराबर होगी। पूछा क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। चीकू भैया फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। कितना हो जाएगा? इनिशियल क्वांटिटी 7 यूनिट ये है और 8 यूनिट ये है, तो 8 और 7 होगा 15। 15 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर हो जाएगी। ये अप्रोच हम आपको 50 बार सिखा चुके हैं, ठीक है। 15 लीटर हो जाएगा आंसर। काम खत्म। ठीक, ठीक है भैया, आया समझ में? ऐसे लगाना था इस सवाल को। क्लियर? चल आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 23 देखना एक बार सब लोग। आपने 23 नंबर क्वेश्चन देखो। 23 मेंसुरेशन का सवाल। टोटल एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। कह रहा है ये दोनों का टोटल 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द डायमीटर ऑफ सर्कल 70 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 70 है तो रेडियस 35 होगी। तो आप कह सकते हैं कि सर 5/7 इंटू 35 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5450। ठीक है, 7 पचे 35, 22 पचे 110 इंटू 35 प्लस ए स्क्वायर 5450। ठीक है भैया,
इसको जरा सॉल्व करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 5450 में से एक जीरो तो ये हो जाएगा 5, 8 और 3, ये अगर हम लोग माइनस करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू 0, ये भी 0, 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी ए की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर निकल कर आया। अब इसने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle that means 2 pi r and the parameter of square 4 into side 4e, इसके बीच का हमें जवाब बताना है। तो हमारे पास सारा डेटा है, 2 इंटू 22/7 दिस इज पाई की वैल्यू, आर कितना था 70 का 35 किए थे तो ये हो गया 35 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 40। तो बस सॉल्व कर लेना है, 5 22 बचे 110, ठीक है, ये दोनों 110 होगा, 22 बचे 110 इंटू 2 माइनस 4 चौके 16 160, तो ये हो गया 220 माइनस 160, तो जवाब हो गया 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। ऐसे सवालों को बिल्कुल न छोड़ें, एग्जाम में लगाएं ऐसे सवाल, बहुत ज़रूरी है लगाना इनको, फटाफट खींच के लगाते हैं 40-45 सेकंड में ये आराम से लग जाता। 23 के बाद देखो आगे क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस पे आधारित था, आप सिर्फ दिमाग चलाए होते अगर तो सवाल बड़ा ही आसान। कह रहा है कि टोटल वर्कर हैं 240, टोटल वर्कर 240, ये टोटल वर्कर। कह रहा है अमाउंट ऑफ रुपीज 2880 इज टू बी डिवाइडेड अमंग देम, 2880 रुपए उनके बीच में बांटा जाए। द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन, महिला और पुरुषों के द्वारा जो पैसा बांटा है, टोटल 2880 रुपए बांटे जा रहे हैं और महिला और पुरुषों के द्वारा जो पैसा रिसीव हो रहा है वो मैन और वुमेन के द्वारा जो रिसीव्ड रेशियो है वो 5 और 4 का है, 5 और 4 का है। ये जब पैसा बढ़ता है तो ये इस तरीके से बढ़ जाता है। एंड रेशियो अमाउंट गिवन बाय ईच मैन एंड ईच वुमेन 5 और 8 है, ईच मैन और ईच वुमेन का 5 और 8 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ मैन। आप मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा और बड़ा ही आसान, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये जो रेशियो दिया है मैन और वुमेन का, ठीक, जब 2880 को हम बांटते हैं तो पुरुषों की तरफ 5 यूनिट जाता है तो महिलाओं की तरफ 4 यूनिट जाता है। ये एक महिला और एक पुरुष का रेशियो नहीं है, बल्कि आप 2880 को अगर 5 और 4 में तोड़ेंगे तो कुल पुरुषों को कितना अनुपात पैसा दिया गया ये 5 यूनिट बता देगा और कुल महिलाओं को कितना दिया गया ये 4 यूनिट बता देगा। आप जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैन और वुमेन का जो रेशियो हमारे पास दिया है, जब मैं महिला और पुरुषों को पैसा बांटता हूं तो मैं बांटता हूं कैसे, 5 और 4, जबकि ईच मैन, ठीक, और ईच वुमेन को जब पैसा बांटता हूं तो ये रेशियो कितना है 5 और 8 का। लॉजिक पकड़ना आप, यानी पुरुषों में पैसा टोटल बांटा जाता है 5, प्रत्येक पुरुष को दिए जाते हैं 5, जबकि महिलाओं में पैसा बांटा जाता है 40 यानी 4 और प्रत्येक महिला को दिए जाते हैं 8। आप ऐसे समझो कि कुल महिलाओं में मान लो इतनी सारी महिलाएं हैं, अगर कुल महिलाओं में मान लो मैंने 400 रुपए बांटे, 400 रुपए बांटे और प्रत्येक महिला को अगर मैंने 10 रुपए दिए हों तो हम कह सकते हैं ना कि 400 रुपए अगर महिलाओं में बटे और प्रत्येक महिला को 10 रुपए दिए गए, यानी महिलाओं की कुल संख्या कितनी हो गई 40। ये बात आई नहीं समझ में? सेम वही बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कुल पुरुषों को आप 5 रुपए बांट रहे हो, प्रत्येक पुरुष को 5 रुपए दे रहे हो, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ मैन कह लो, नंबर ऑफ मैन
एंड नंबर ऑफ वुमेन का रेशियो बनाते, नंबर ऑफ वुमेन का रेशियो बनाते, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन, कुल पुरुषों में बांट रहा हूं मैं 5 रुपए, प्रत्येक पुरुष को दे रहा हूं 5 रुपए, यानी पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? चीकू भैया समझना मेरी बात को, 5/5 एक कह सकते हैं, ठीक। कुल महिलाओं को बांट रहा हूं मैं 4 रुपए, प्रत्येक महिला को दे रहा हूं 8 रुपए, यानी महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 4/8, ठीक। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो ये 1 है और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1/2, यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ विमेन का जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो 2:1 आ रहा है, और हमसे चाहे मैन पूछा हो या विमेन दोनों निकाल सकते हैं। ये हमारे पास टोटल वर्कर थे 240, इनको तोड़ देना है नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ विमेन में 2:1। आप कह सकते हैं कि सर 3 अनुपात की वैल्यू 240, 1:80, तो नंबर ऑफ क्या पूछा था आपसे? मैन पूछा था क्वेश्चन में, हाँ नंबर ऑफ मैन पूछा था और नंबर ऑफ मैन है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुणे 80 कर लो 160, 2880 की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, केवल कॉमन सेंस पे इस सवाल को लगाना था, सोच कर समझ कर ये लगा लेना था कि अगर मैं 500 रुपये अगर मैं मान लो बांटता हूँ पुरुषों में, अगर 10 रुपए एक पुरुष को दिए जा रहे हैं और 500 रुपए मैंने बांटे, मतलब नंबर ऑफ पुरुष कितने हो गए? 50। सेम वही लॉजिक उठाना था और इतना सा सॉल्यूशन सोच के लगा लेना था। दिस इज द कॉमन सेंस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। इसका आप कह सकते हैं कि इसका यूज क्या है, तो कई बार ऐसे सवाल डाले जाते हैं सोच को चेक करने के लिए कि क्या हम कॉन्सेप्ट से हटकर या कॉन्सेप्ट को मर्ज करके मेरा दिमाग कितना बूस्ट कर रहा है, ये जानने के लिए भी ऐसे सवाल हमें दर्शाए जाते हैं। तो ऐसे सवालों को एग्जाम में जरूर किया करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। अ टैंक filled by A in 60 मिनट एंड empty by B in 75 मिनट। एक टैंक है, ए भर सकता है 60 मिनट में, भर सकता है तो प्लस कर लो, जबकि बी उसी टैंक को खाली कर सकता है 75 मिनट, 75 मिनट। कह रहा द टैंक इज हाफ फिल्ड, टंकी जो है वो आधा भरा था और रवि टैंक को भरना चाहता था लेकिन गलती से 12 बी खोल दिया और आधे घंटे बाद उसे ये एहसास हुआ तो वो जाके बी को बंद कर दिया, ठीक है। फिर वो ए को खोला, तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालें तो 15 चौके 60 और 15 पचे 75, 5 चौके 20, 300 की कैपेसिटी की ये टंकी हो गई टोटल। एफिशिएंसी ऑफ ए की अगर बात कर ले तो 15 चौके 60, 1 मिनट में 5 भरेगा, 15 पचे 75, ये 1 मिनट में 4 खाली करेगा। जबकि टंकी कह रहे हैं कि टंकी को ये बता रहा है वो कि टंकी आधा भरी हुई थी, ये लिखा है ना कि टैंक आधा भरा हुआ है। तो 300 यूनिट का अगर टैंक है और आधा टैंक अगर भरा हुआ है, आधा टैंक भरा है, इसका मतलब 150 यूनिट तो भरा हुआ है, 150 यूनिट पहले से भरा है। भरना कितना है? 150 यूनिट और भरना था उसको, समझना, ये भरना है उसको, रवि को 150 यूनिट भरना है। अब आधा टैंक भरा हुआ था, आधा और भरना था 150, वो क्या किया, गया और उसने बी को चालू कर दिया, मिस्टेकली लिखा हुआ है ना, गलती से बी को चालू कर दिया, तो भरने के बजाय पानी खाली होने लगा। और चलाया कितनी देर? आधे घंटे तक चलता रहा। तो आधे घंटे में क्या होगा, अगर 1 मिनट में एफिशिएंसी बी की क्या है, 1 मिनट में 4 यूनिट खाली करने की, 1 मिनट में, तो 30 मिनट में क्या होगा, अगर 1 मिनट में 4 यूनिट खाली कर सकता है तो कोरिया का भी बच्चा बता सकता है आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 120 यूनिट उसने पानी और खाली कर दिया। टंकी भरी थी 150,
इसमें से 120 यूनिट पानी और बाहर निकल गया। अब 120 यूनिट और बाहर निकल गया, यानी टंकी जो बची रही वो कितनी बची रही? 30 यूनिट पानी अभी भरा हुआ है, बस ये भरा हुआ है। यानी अब भाई साहब गए, बी को बंद किए, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि मुझे भरना तो 150 ही था, लेकिन 120 और भरना पड़ेगा, यानी 120 मुझे और भरना पड़ेगा। तो अब टंकी को भरना पड़ेगा उनको कितना? 270 यूनिट टंकी को भरना पड़ेगा। ठीक, अब ये पूछ रहा है बताओ कितना समय लगेगा। तो इन्होंने ए को चालू किया है, ए को चालू किया है, ये ए को चालू किया है, कितना समय लगेगा? अगर ए 270 यूनिट के टैंक को 5 की एफिशिएंसी से भरेगा तो 5 पचे 25 और 5 चौके 20, यानी 54 मिनट इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 54 मिनट में ये पूरी की पूरी टंकी भरेगी। ये कहानी। तो कई बार यही कहा जाता है, थोड़ी सी गलतियां कई बार भारी पड़ जाती हैं, तो थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, उन्होंने ऐसा कर डाला। चलो एक और डीआई प्यारी सी, आइए जरा इसको भी समझते हैं। फिर वही बात कहूंगा कि डीआई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले डीआई के इंस्ट्रक्शन को पढ़ा करें। डीआई के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। गिवन पाई चार्ट show the percentage of player taking part in 6 different game in event and total number of player 1800 टोटल प्लेयर हैं और ये डिफरेंट गेम है। ठीक है, 6 डिफरेंट गेम है, आपको दिख रही होगी ये खूबसूरत सी डीआई। 6 डिफरेंट गेम है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ, बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स और टेनिस, ये पूरे गेम है। और इन गेम को परसेंटेज में बांट दिया गया है। तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि सर अगर परसेंटेज में ब्रेकअप है तो हम कह सकते हैं कि सर 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू ही 1800 होगी। तो 1% की वैल्यू 18 लिख के छोड़ देंगे, ना कि पूरी डीआई को हम डिकोड करेंगे। ये बात मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि पूरी डीआई को डिकोड नहीं करते हैं कि आप बार बार 1800 का 18% पहले निकाल के रख रहे हैं, 1800 का 27% निकाल के रख रहे हैं, कैलकुलेटिव होगी, कोई मतलब नहीं बनता। हमें बस इतना पता है कि 100% की वैल्यू 1800 है, 1% की वैल्यू 18 है, और सीधा अब हम क्वेश्चन उठाएंगे और सीधा इसको लगा लेंगे। प्यारी सी डीआई थी, कुछ भी नहीं है इस डीआई में, आसान थी, आपको बस इसको लगाना है। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे कह रहा है आपसे कि इफ द परसेंटेज ऑफ गोल्फ प्लेयर इज इंक्रीज बाई 50%। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कह रहा है कि गोल्फ के जो प्लेयर हैं इनको 50% बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, और परसेंटेज ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर डिक्रीज्ड बाई 25%। बास्केटबॉल को बास्केटबॉल के प्लेयर को 25% डिक्रीज कर, इनको इंक्रीज कर दो, इनको डिक्रीज कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ गोल्फ और बास्केटबॉल प्लेयर की संख्या बतानी है। देखो मैं कैसे लगाता हूं और आप कैसे लगाए हैं, एक बार देखिएगा सब लोग ध्यान से। आपको करना क्या है, गोल्फ को 50% बढ़ाना है। अब आप क्या करोगे कि पहले 1800 का 13% निकालोगे तो आपके पास गोल्फ प्लेयर आएंगे, फिर उसको 50% बढ़ाओगे। कैलकुलेटिव होगा यार, कैलकुलेटिव होगा, लग तो जाएगा बट टाइम लगेगा। देखो कैसे बढ़ाना है, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। 50% का मतलब होता क्या है, 1/2। और जब किसी चीज को 50% बढ़ाना होता है तो 1/2 का मतलब वो 3/2 बन जाती है। तो आप क्या कहो, आप सीधा ऐसे बोलो कि सर 13% को मैं 3/2 से बढ़ाना चाहता हूँ, 3/2 कर दो, प्लस इसको 25% डिक्रीज करना है। किसको, बास्केटबॉल को। बास्केटबॉल 8% है, 8% को मैं अगर 25% डिक्रीज करूंगा तो 25% 1/4 होता है। आप कहो कि 8% इंटू 3/4, ऐसे करो, बस इसको सॉल्व करो, ये 2 और ये 4, ठीक, 13 तिया 39/2% प्लस 4 तिहाई 12/2%, ठीक। इनको सॉल्व करो जरा,
9 और 2 मिलकर होगा 11, 3 और 1 होगा 4 और 1 5, 51/2% आया। आपको पता है 1% की वैल्यू 18 है। अगर 1% की वैल्यू 18 है तो 51/2% की वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ 51/2 में 18 का मल्टीप्लाई, 2 9 18, 9 1 कम 9, 9 पचे 45, 595। ऐसे उड़ाते तो ये पूरी परसेंटेज की डीआई यूं उड़ जाती, कुछ भी नहीं था इसमें, ऐसे उड़ाना था। देखो अब एक एक को कैलकुलेट करोगे बहुत टाइम लगेगा ना, सब कुछ जोड़कर तो 1800 के बराबर ही हो रहा है, तो बार बार क्यों कैलकुलेट करना है? चाहे जितने परसेंट बढ़ाना हो उसको बढ़ाइए आप। लाओ एक और मैं लगाऊं क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। 27 देखो, कह रहा व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर टेकिंग पार्ट इन गोल्फ, गोल्फ के साथ नंबर ऑफ प्लेयर टेकिंग पार्ट इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, ठीक है, इन दोनों का आपको बताना है क्या? रेशियो। आओ देखो सर, ये है पिक्चर। गोल्फ में कितने हैं? गोल्फ में 13%, 13% तो गोल्फ में है। बास्केटबॉल में कितने हैं? 8% है, बास्केटबॉल में 8%। अब इनका रेशियो बनाना है आपको टोटल प्लेयर का। सुन रहे हैं आप मेरी बात? अगर टोटल प्लेयर का आपको रेशियो बनाना है बास्केटबॉल में, तो क्या जरूरत है 1800 का 13% और 1800 का 8% लेने को? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। 1800 का जब आप 13% निकालेंगे तो आखिर रेशियो बना रहे हैं ना, 1800 यहां भी होगा 1800 यहां भी होगा, तो दोनों कट जाएगा, जरूरत ही नहीं है। परसेंटेज से परसेंटेज काटोगे तो सीधा सीधा रेशियो 13 और 8 आएगा, 13 और 8 आएगा। नन ऑफ दिस होगा इस सवाल का जवाब, दिमाग ही नहीं लगाना था। परसेंटेज से हमेशा रेशियो बनाया जा सकता है, रेशियो से हमेशा परसेंटेज बनाया जा सकता है, उसके लिए कुछ भी अलग से नहीं करना है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 28, 28 देख, कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द total number of player taking part in batsman and boxing together, बैडमिंटन प्लस बॉक्सिंग टुगेदर लेना है। इसके साथ मुझे लेना है क्या? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर टेकिंग पार्ट गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ प्लस टेनिस। देख देखो मैं कैसे लगाता हूं, परसेंटेज बेस्ड डीआई पाई चार्ट तो बहुत ही इजी होती है। बैडमिंटन और बॉक्सिंग, बैडमिंटन कितने दिख रहे हैं आपको? 27%, 27%। बॉक्सिंग देखो, बॉक्सिंग है 17%, 17%। तो 7 7 14, 2 3 और 1 4, 44% तो टुगेदर हो गया। गोल्फ कितना है? 13%, गोल्फ 13%, टेनिस 12%, तो ये कितना हो गया? 25%। हमने क्या किया? दोनों का डिफरेंस निकाला, दोनों का डिफरेंस 14 और 25, यानी 14 में से 5 9, ठीक, 19% आया डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ गया? 19%। मुझे अच्छे से पता है 1% की वैल्यू 18 है, तो 19% की वैल्यू कितनी होगी? अगर 1% 18 है तो 19% की वैल्यू केवल और केवल यहां 18 का गुणा, 19 गुणे 18 करना है। 18 के स्क्वायर में 18 जोड़ दीजिए, 8 4 12, 2 3 और 1 4, 342, 342, 342। तो परसेंटेज बेस्ड डीआई को परसेंटेज से ही खेले, ज्यादा मजा है ना? परसेंटेज बेस्ड डीआई को परसेंटेज से खेलें,
ज़्यादा मज़ा आएगा, लग भी जाएगा इजिली और कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे ये 2 क्वेश्चन इसमें बच गए, 29 और 30 क्वेश्चन इजी हैं। आप इसी तरीके से डिकोड करके डायरेक्ट ग्राफ से उठा के डेटा लगाएंगे, ना कि आप पहले सबके अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जितने की ज़रूरत हो सिर्फ उतना निकालें, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। चल आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते। बच गए 2 क्वेश्चन, लगा डालना, छोड़ना नहीं। 31 देख, कह रहा है अ बोट स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट पी, ट्रेवल पॉइंट क्यू, देन रिटर्न पॉइंट पी। एक नाव है जो पी से लेकर क्यू तक जाती है। पी और क्यू ये पॉइंट है। पहले नाव पी से क्यू जाती है और फिर उसने कहा कि रिटर्न क्यू से पी आती है। तो आने जाने में कांस्टेंट क्या होगी, डिस्टेंस। कह रहा है ऐसा होने में उसे टोटल 12 घंटे का समय लगता है। तो टोटल टाइम टेकिंग जो यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, दोनों साइड का मिला के ये 12 घंटे लग रहा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 5, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर दे रखा है 10। तो कह रहा है डिस्टेंस बता दीजिए। बड़ा ही आसान सवाल, सवालों का चयन हो तो शायद हम यहाँ तक बड़े आराम से पहुंच जाएं। मैंने आपसे कहा चलो जाने में आप डाउन स्ट्रीम मान लो, तो आने में अप स्ट्रीम हो जाएगी। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगर करंट की स्पीड 5 है, बोट की स्पीड 10 है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अप स्ट्रीम स्पीड 10 - 5 तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे होगा। तो हमने कहा कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो बना लीजिए आप, इनका रेशियो बना लीजिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे, दिस इज द एक्चुअल स्पीड। अगर हम इनके स्पीड का रेशियो बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि सर जो स्पीड का रेशियो वो 3 और 1 है। तो मैंने कहा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो 3 और 1 और 3 होगा, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। कह रहा है जाने आने में टोटल समय जो लगते हैं वो 12 घंटे लगते हैं। जाने में 1 यूनिट, आने में 3 यूनिट। तो कोरिया का भी बच्चा बता सकता है कि टोटल जो समय लगेगा वो 4 यूनिट का लगेगा। और यही 4 यूनिट बराबर है किसके, 12 घंटे के। 1 यूनिट 3 घंटे के। तो डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे का समय लगेगा, जबकि अप स्ट्रीम में 3/3 9 घंटे का समय लग जाएगा। ये आपको दोनों तरफ का टाइम मिल गया। आपसे पूछा था कि डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस कितनी होगी, पी से लेकर क्यू तक के बीच की डिस्टेंस बता दो। जाने की स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और जाने में डाउन स्ट्रीम में समय कितना लग रहा है, 3 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 × 3, 15 × 45 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस अगर अप एंड डाउन की पूछा होता तो 45 जाती, 45 आते, 90 हो जाती, लेकिन टोटल नहीं पूछा था। उसने पूछा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच की दूरी बता दो। तो ये हो गई 45 किलोमीटर। ठीक है भाई, चलिए आगे आओ, अगला सवाल देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 32, 31 के बाद 32वां सवाल आपके स्क्रीन पे देखो। कह रहा है इफ अ शॉपकीपर इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 10%, एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा देता है, तो उसे क्रय मूल्य पे 37.5% का लाभ होता है। प्रॉफिट तब हो रहा है 37.5% का जब वो सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा रहा है। 10% सेलिंग प्राइस को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि ओल्ड सेलिंग प्राइस अगर 10 होगी, ठीक, तो जब वो बढ़ाकर वो न्यू सेलिंग प्राइस 10 से 11 कर रहा है, तो पिक्चर ये बन रही है कि जो सीपी है उस पर 37.5% का लाभ हो रहा है। और 37.5% मतलब 3/8। उस केस में सीपी होगी 8, तो एसपी बन रही है कितनी, 11। 8 3 11, 37.5% का लाभ होने का मतलब 8 से 3 बढ़कर 11 हो जाना। कह रहा है कि इफ ही इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस 25%,
अगर वो सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दे ओल्ड सेलिंग प्राइस को, पहले तो उसने 10% बढ़ाया था, बाद में वो ये कह रहा है कि यदि वो पुराने वाले सेलिंग प्राइस को 25% बढ़ा दे तो उसे प्रॉफिट 225 रुपए का हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस बताइए। आप जरा समझिएगा मेरी बात को, इस सवाल को, बड़ा प्यारा सा सवाल। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर जब वो सेलिंग प्राइस पुरानी है 10, जब वो 10 से 11 कर रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है 37.5। मतलब जब सामान मैं 11 में बेचूंगा, 11 में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा 37.5% का। इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में 8 का सामान 11 में ही तो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर ये वाली एसपी और ये वाली एसपी इक्वल होनी चाहिए, जो कि इक्वल है भी। तो आप ये कह सकते हो कि सर सामान की सीपी 8 होगी, ओल्ड एसपी 10 होगी, न्यू एसपी 11 होगी। ये हमने तीनों में रेशियो बना लिया और ये बिल्कुल सही है। 10 से 11 10% का इंक्रीज, 8 से 11 मतलब 37.5% का प्रॉफिट। अब उसने ये कंडीशन लगाई कि अगर ये ओल्ड एसपी को मैं 25% बढ़ाऊं, 25% बढ़ाने का मतलब ये हुआ चीकू भैया कि 5/4 करना है। ठीक, अब यार तुम्हें 10 को 5/4 करना है ना, एक काम करो पूरी में 10 से कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीपल पर आ जाएगा ये 32, 40 और 11 चौके 44। अब तुम इसको 5/4 बढ़ा लो, आसान हो जाएगा 5/4 बढ़ाना। ठीक, 10 बार में, और ये हो गया 50। यानी जब आप पुरानी वाली सेलिंग प्राइस को 25% इंक्रीज करेंगे तो वो 40 से कितना होगा, 50 हो जाएगा। ठीक, और सीपी है 32, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ये जरा देखिए आप। प्रॉफिट हो रहा है 32 और 50, 18 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। और यही 18 यूनिट जो क्वेश्चन में दे रखा है किसके बराबर है, 225 रुपए के बराबर है। तो आपको बताना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी 32 यूनिट की वैल्यू बतानी है। बस हमें ये सॉल्व कर लेना है। 32 गुणे 225/18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 16 दूना 32, 16 पचे हो जाएगा 80, और 32 और 8 हो जाएगा 40। यानी सही जवाब कितना हो गया, 4। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया हो, है ना, आया समझ में। ऐसे करना था इस सवाल को तो इजीली सॉल्व हो जाता है ये। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 33 देखो जरा। वैसे आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। कई बार आपको इस तरीके के सवाल बताए जा चुके हैं। अमाउंट बना के आप इसको लगा लीजिएगा। इसको मैं इस तरीके के सवाल कई बार मॉक में करा चुका हूँ। अमाउंट बना के लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि ABC 10, 20 और 30 में करते हैं, जबकि डी उसको 15 दिन में खराब कर सकता है। तो सारे मिलके करें तो कितने दिन में होगा, एलसीएम लेकर और सबको एक साथ काम करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 भी इजी है। 35 में आपको जरूर बता दूं, ये मैं बता दूं क्योंकि इनमें रिलेटिव स्पीड वगैरह लगती है तो कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहते हैं। 35 आप मुझसे जरूर ले लीजिए सोल्यूशन। कह रहा है एक पैसेंजर ट्रेन की लेंथ 180 मीटर है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ सर्टेन लेंथ, एक निश्चित दूरी के प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ देते हैं। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई 5/18। ठीक, और पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो हम कह सकते हैं कि 18 से 18 कटने के बाद 180 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 6 पचे 30, 300। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगा भैया 120 मीटर। ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमारे पास आ गया बड़े प्यार से। कह रहा है एक गुड्स ट्रेन है जो 150 मीटर लंबी है, सेम प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। अगर गुड्स ट्रेन
सेम प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। तो गुड्स ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई है 120 मीटर। और कितने समय में पार करती है? 27 सेकंड में पार करती है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? गुड्स ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे 270 ऊपर आ रहा है और नीचे भी 227 है ये, तो काट कर ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। कह रहा है बताइए फाइंड द रिलेटिव स्पीड व्हेन दे आर मूविंग बोथ ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। अगर ये लोग सेम डायरेक्शन में क्रॉस करना चाहें तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बस इतना आपसे पूछ रहा है। तो आप भी बता सकते हैं कि अगर ये लोग क्रॉस करना चाहें तो इनका होगा क्या। देखो इनकी स्पीड, और जब भी ये लोग, आपको रिलेटिव स्पीड बताना है, रिलेटिव स्पीड बताना है और कब बताना है, किस डायरेक्शन में लिखा हुआ है ईच अदर, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? घट जाती है। समझ रहे हैं? सेम डायरेक्शन में क्या होती है? घट जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड को क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? तो बस आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। आओ जरा देखो, इसकी रिलेटिव, इसकी स्पीड कितनी थी? 60 इंटू 5/18 माइनस ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 60 5/10 और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 से ये 10 बार में, 6 से ये 3 बार में, तो 50 माइनस 30/3 होगा। 20/3 ये आया मीटर पर सेकेंड में, लेकिन 18/5 करेंगे क्योंकि ऑप्शन हमें दिख रहे हैं किलोमीटर पर आवर में। तो 3 6 के 18, 4 बार में 6 चौके 24 किलोमीटर पर आवर। आपसे सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्पीड पूछा था और कुछ भी नहीं पूछा था, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्पीड हमसे पूछा था और रिलेटिव स्पीड हमने निकाल दिया कि अगर वो लोग एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी तो रिलेटिव स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। समय वगैरह बिल्कुल भी नहीं पूछा था कि कितना समय लगेगा। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए एनालिसिस, एक अच्छा मॉडरेट लेवल का पेपर जिसको हमें सॉल्व करना था, समझना था, देखना था। तो मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाया। आराम से आप इसको वापस से एक बार, दो बार, 2-3 अटैक करके इसको देखा करिए। आप 2-3 बार एनालिसिस करेंगे तो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप अपने से कैसे किए हैं, हमने कैसे किया, इस तरीके से इन चीज़ों को एनालिसिस करके तब फिर आप इनको प्रॉपर तरीके से लगाइएगा। ये पूरे के पूरे मॉक थे आपके पास। बाकी ये आगे रीजनिंग का सलूशन है, तो रीजनिंग आपको हैंड रिटन सलूशन, रीजनिंग का मैंने आपको हर बार बताया है कि रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो A1 बैंकिंग क्लासेस, A1 बैंकिंग क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक, A1 बैंकिंग क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे रीजनिंग के हैंड रिटन सोल्यूशन आपको अपलोड कर दिए जाते हैं, आप वहां से निकाल लिया करिए। और इस पेपर का जो इंग्लिश का सोल्यूशन है वो आपको मोहन सर के थ्रू वीडियो माध्यम से वो भी दिया जा रहा है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस को मजबूत करते रहिए, अच्छी मजबूती से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले मॉक सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।